वरदान हल्का सा उसके करीब जाकर, तुम सुन भी रही हो, मैं कल नहीं जाऊंगा। उससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, कल्पना एकदम से अपने पंजों पर खड़ी होती है और वरदान के खुलते बंद होते होठों को अपने होठों में दबा देती है। जल्दी जल्दी में वो अपने और वरदान के खाने की थाली नीचे भूल आई थी। रिंकी जो वो थाली देने आ रही थी, दरवाज़ा खुला देखकर वो अंदर आ जाती है और दोनों को ऐसे किस करते हुए देखकर उसके कदम वहीं रुक जाते हैं और वो झट से बाहर भागते हुए, ये दोनों मुझ नादान बच्ची को बिगाड़ कर ही रहेंगे। कल्पना यूँ वरदान के करीब आ जाएगी, उसे किस करेगी, ये उसने सोचा भी नहीं था। उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं। वही कल्पना सब भूलकर बेतहाशा उसके होठों को चूम रही थी। अगले ही पल वरदान उसे बाहों में भरता है और अपने करीब करता है और फिर वो भी उसका साथ देने लगता है। दरवाज़ा खुला हुआ है, इस बात पर दोनों का ध्यान ही नहीं गया। वो दोनों तो डूब चुके थे अपने प्यार में। रिंकी, जो कि झट से कमरे से बाहर भाग गई थी, उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल हुआ पड़ा था। वो देखती है कि संजू उसी तरफ जा रहा है। वो एकदम से उसे रोकते हुए, उधर किधर जा रहे हो? संजू एकदम से, वो मुझे वरदान से थोड़ा काम है। रिंकी एकदम से उसके सामने आते हुए, नहीं नहीं, अभी उधर मत जाओ। वो थोड़ा सा शर्माते हुए बोलती है, पर संजू उसके चेहरे के भाव देखकर समझ जाता है कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बस उसे मौका मिल गया था रिंकी को और भी ज़्यादा छेड़ने का। वो एकदम से, क्यों ना जाऊं? तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? मैं तो जाऊंगा और अभी जाऊंगा। यह कहता हुआ वो 2 कदम आगे की तरफ बढ़ा देता है, लेकिन रिंकी एकदम से उसकी बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए, बोला ना एक बार कि उधर मत जाओ, अभी वहां पर जाना ठीक नहीं है। संजू अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए, क्यों, अभी वहां पर ऐसा क्या हो रहा है जो मैं नहीं जा सकता? रिंकी उससे नजर चुराते हुए, वो दोनों वहां पर, कहते कहते वो एकदम से चुप हो जाती है, लेकिन शर्म के मारे उसका पूरा चेहरा गुलाबी हो जाता है। इस वक्त वो इतनी प्यारी लग रही थी कि संजू तो एक बार फिर अपना दिल हार गया था। वो फिर से उसे तंग करते हुए, बोलो ना, चुप क्यों हो गई? वहां पर क्या, क्या कर रहे वो दोनों? इस बार रिंकी थोड़े गुस्से से, तुम पागल तो नहीं हो? वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और क्या कर रहे होंगे यह तुम खुद भी सोच सकते हो। संजू एक नज़र वरदान के कमरे की तरफ देखते हुए, पर दरवाज़ा तो खुला है, यह कहता हुआ वो फिर से आगे बढ़ जाता है। मैं तो देख कर रहूँगा कि आखिर वो दोनों क्या कर रहे हैं। रिंकी फिर से उसका हाथ पकड़ते हुए, वो दोनों किस कर रहे हैं, इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगती है, पर तभी संजू की आवाज़ उसके कानों से टकराती है। रिंकी, ये पहली बार था जब से संजू आया था तब से लेकर अब तक उसने इतने प्यार से उसका नाम पुकारा हो। रिंकी के कदम वहीं ठहर जाते हैं, लेकिन वो पीछे मुड़कर नहीं देखती। संजू एकदम से, मैं कल वापस जा रहा हूँ। ये सुनते ही रिंकी तपाक से, तो फिर मैं क्या करूँ, मुझे क्यों बता रहे हो? जाना है तो जाओ। संजू उसके पास आता है, ठीक उसके पीछे, और एकदम से अपना चेहरा उसके कंधे पर टिकाते हुए, तुम्हें सच में फर्क नहीं पड़ता मेरे होने या ना होने से? शायद नहीं पड़ता, इसलिए तो इतने दिन से मैं यहाँ पर हूँ। एक बार भी तुम्हें मेरी आंखों में अपने लिए प्यार नजर नहीं आया? मैं सच कहूँ, मैं यहाँ वरदान के लिए नहीं आया था, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया था, यह देखने के लिए कि मेरे बचपन का प्यार मुझे भूल तो नहीं गया। ये देखने के लिए कि जिसके इंतजार में मैंने अपनी लगभग आधी जिंदगी गुजार दी, उसे मैं याद हूँ भी या नहीं। लेकिन तुमने तो सच में मुझे भुला दिया। शायद तुम्हारी तरफ से कभी कुछ था ही नहीं। कोई बात नहीं, तुम सही हो अपनी जगह। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। मैं कल भी तुमसे प्यार करता था, आज भी करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। लेकिन अब मुझे जाना होगा। अगर तुम मेरे सामने रही तो सब कुछ भूलकर मैं कहीं कुछ कर ना दूँ। गुड बाय रिंकी, अपना ध्यान रखना। इतना कहकर वो अपने कदम वापस लेता है और फिर अपने कमरे में चला जाता है, जबकि रिंकी वहीं खड़ी बर्फ सी जम गई थी। संजू का उसके करीब आना और उसकी ये प्यार भरी बातें, उसका यूं छूना, उसका एहसास जो उसे अभी भी अपने आसपास महसूस हो रहा था, यह सब पागल कर रहा था उसे, बेचैन कर रहा था। ऐसा नहीं था कि वो संजू से प्यार नहीं करती थी या वो सब कुछ भूल गई थी। बस वो सिर्फ नाटक कर रही थी, उसे तंग कर रही थी। जैसे जैसे उसे संजू की बातें याद आ रही थी, वैसे वैसे उसके होठों पर बड़ी सी मुस्कान बिखरती जा रही थी। कुछ सोचते हुए वो भी वहां से चली जाती है,
उधर कल्पना और वरदान अभी भी एक दूसरे में डूबे हुए थे। कल्पना के दोनों हाथ वरदान के बालों में कसे हुए थे और वरदान के दोनों हाथ उसकी कमर पर कसे हुए थे। किस करते करते वरदान उसे पीछे दीवार से लगा देता है और भी ज़्यादा जुनूनियत के साथ उसे चूमने लगता है। तकरीबन 10 मिनट बाद वो उसके होठों को आज़ाद करता है। दोनों की सांसें तेज चल रही थीं। वरदान अपना माथा कल्पना के माथे से जोड़ देता है। इस वक्त दोनों हद से ज़्यादा करीब थे। कल्पना वरदान की तरफ देखती है, जो कि शरारत भरी नज़रों के साथ उसे देख रहा था। अगले ही पल वो उसके होठों के आसपास फैली लिपस्टिक को अपने अंगूठे से साफ करते हुए, अपनी बात मनवाने का तुम्हारा यह तरीका मुझे बहुत पसंद आया। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी तुम ऐसी अपनी बात मनवाती रहोगी। वो उसे छेड़ते हुए बोलता है। यह सुनकर कल्पना एकदम से उसके सीने पर मारते हुए, तो मतलब हर बार तुम मेरी बात ना मानने का नाटक करने वाले हो। फिर वो उसके करीब जाते हुए, लेकिन कल तुम मेरे साथ पूजा में चल रहे हो वरदान। यह सुनते ही वरदान के चेहरे के भाव एकदम से बदल जाते हैं और एक उदासी उसके चेहरे पर छा जाती है। उसका चेहरा देखकर साफ पता चल रहा था कि वो वहां पर जाना नहीं चाहता। कल्पना उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में भरते हुए, प्लीज वरदान, मेरे लिए। कल्पना ने इतने प्यार से बोला था कि वरदान चाह कर भी उसे मना नहीं कर पाया। कल्पना का प्यारा सा चेहरा देखते ही उसके होठों पर मुस्कान बिखर जाती है और वो भी उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए बेहद प्यार से, तुम कुछ कहो और मैं ना करूं तो वो दिन मेरी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे लिए वहां पर जा रहा हूँ, बाकी मुझे किसी और से कोई मतलब नहीं। यह कहता हुआ वो अब एक बार फिर उसके माथे से अपना माथा जोड़ देता है। कल्पना की आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं और वो मन में, मैं वादा करती हूँ एक दिन तुम्हारी सारी गलतफहमी दूर करके रहूंगी और तुम्हारे सारे रिश्ते तुम्हें वापस लौटा कर रहूंगी। वरदान की बाहें एक बार फिर उसकी कमर के आसपास लिपट जाती हैं और वो उसे अपने बेहद करीब कर लेता है। कल्पना उसकी सारी हरकतें समझ रही थी। वो एकदम से उससे दूर होती है और मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर जाने लगती है, लेकिन वरदान एकदम से उसका हाथ पकड़कर वापस उसे अपनी तरफ खींचता है और शिकायत भरे लहजे में, ये गलत है। पहले खुद तुम मेरे पास आती हो, मेरे अरमान जगाती हो, और फिर जब मैं तुम्हें जी भरकर प्यार करना चाहता हूँ तो मुझसे दूर हो जाती हो। ऐसा क्यों? ये कहता हुआ वो उसके गले में अपनी बाहें डाल देता है। फिर वो अपनी नोज उसकी नोज से टच करते हुए, क्या अभी भी तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है या अभी भी कोई कमी है मेरे प्यार में? इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, कल्पना बीच में उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए, तुम्हारे प्यार में कोई कमी नहीं है वरदान। जो तुम चाहते हो वो मैं भी चाहती हूँ। पूरे दिल से तुम्हारी होना चाहती हूँ। हमारे बीच की यह दूरी हमेशा के लिए मिटाना चाहती हूँ। एक पति पत्नी की तरह मैं भी अपनी जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हूँ, लेकिन वो सब कल होने वाली पूजा के बाद। इतना कहकर वो उससे पीछे हो जाती है और अपनी नज़रें झुका लेती है। वरदान एकदम से उसके करीब जाता है और उसका माथा चूमते हुए, तुम्हें मुझसे कुछ कहने के लिए या अपनी बात रखने के लिए मुझसे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है कल्पना। बंदा तो आपका गुलाम है। जो आप कहेंगी वही होगा। कोई बात नहीं मोहतरमा, हम एक रात और सब्र कर लेते हैं। वो कल्पना को छेड़ते हुए बोलता है। कल्पना का शर्म से बुरा हाल हो रहा था। वो एकदम से वरदान के सीने से लग जाती है और अपना चेहरा उसके सीने में छुपाते हुए, तुम ना बहुत बुरे हो। वरदान कसकर उसे अपनी बाहों में भरते हुए, जैसा भी हूँ तुम्हारा हूँ। अच्छा कहो या बुरा, मैंने तो खुद को तुम्हें सौंप दिया। अब जिस हाल में रखोगी मैं रह लूँगा। बेपरवाह सा बोलता जा रहा था वरदान और कल्पना के दिल में उतरता जा रहा था। कल्पना उसकी तरफ देखती है और आहिस्ता से अपने होंठ उसके होंठों से छुआते हुए, कल्पना हमेशा तुम्हें अपने दिल में रखेगी वरदान। एक बार फिर दोनों करीब आ जाते हैं। दोनों से ही ये दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, पर कल्पना कल होने वाली पूजा के बाद ही अपनी शादीशुदा जिंदगी शुरू करना चाहती थी। इसलिए वो खुद पर काबू पाती है और वरदान से पीछे होते हुए, मैं खाना लेकर आऊं? वो नजरें झुकाते हुए बोलती है। वरदान को उस पर इतना प्यार आ रहा था कि बस वो उसके पास जाता है और उसका माथा चूमते हुए, अब जाओ। कल्पना का पूरा चेहरा लाल हुआ पड़ा था। उसे इतनी शर्म आ रही थी कि बस वो तुरंत कमरे से बाहर भाग जाती है। वरदान अपने दिल पर हाथ रखते हुए, हाय ये लड़की भी ना बस। पर तभी उसे रंजना की याद आती है
और ये याद आता है कि उसे कल पूजा में जाना है। एक बार फिर उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वो वहाँ पर बिल्कुल नहीं जाना चाहता था, पर कल्पना की खातिर वो सब कुछ करने को तैयार था। जहाँ वरदान और कल्पना की जिंदगी में प्यार के रंग भर गए थे, वहीं गौरव और पूर्वी का प्यार भी दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। अक्सर ही वरदान या कल्पना के मिलने के बहाने से, तो कभी किसी दूसरे बहाने से पूर्वी गौरव से मिलने जाती रहती और लता को लगता कि वो वरदान के करीब जा रही है। पर आज बाजार में लता ने पूर्वी और गौरव को साथ में देख लिया था और अब वो बड़ी बेताबी से पूर्वी के घर वापस आने का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद पूर्वी घर वापस आती है। जैसे ही वो अंदर जाती है तो लता एकदम से उससे सवाल करते हुए, कहाँ गई थी? पहले तो पूर्वी उसके सवाल पर चौंक जाती है और हड़बड़ा जाती है। फिर वो धीरे से, आपको बताया तो था कि मैं वरदान जीजू। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, तभी लता एक जोरदार चांटा रख देती है उसके गाल पर। बस कर, और कितना झूठ बोलेगी तू? अपनी माँ से झूठ बोलते हुए तुझे शर्म नहीं आई? मैं यहाँ कितने ख्वाब देख रही हूँ, तुझे कहाँ से कहाँ तक पहुँचाने के सपने देख रही हूँ, और तू उस 2 टके के गौरव के साथ। कहते कहते वो चुप हो जाती हैं। पूर्वी समझ जाती है कि उसकी माँ को सब पता चल चुका है। वो एकदम से, पर माँ, वो बहुत अच्छा लड़का है, मैं उससे प्यार। पूर्वी अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही लता एकदम से उसका मुंह दबाते हुए, जुबान खींच लूंगी तेरी, अगर प्यार नाम का सब तेरी जुबान पर भी आया तो। प्यार कर, खूब प्यार कर, लेकिन वरदान से कर, गौरव से नहीं। यह सुनते ही पूर्वी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उधर गौरव जो पूर्वी को छोड़ने आया था, तभी उसकी नज़र जाती है पूर्वी के पर्स पर, जो कि वो गाड़ी में ही भूल गई थी। ये लड़की भी ना। फिर वो उसका पर्स लेकर गाड़ी से बाहर आता है और फिर उसे देने के लिए उसके घर की तरफ बढ़ जाता है। दरवाज़ा खुला हुआ था। जैसे ही वो अंदर जाने लगता है, तभी अंदर से आ रही लता की आवाज़ उसके कानों से टकराती है। क्या क्या सपने देखे हैं मैंने तेरे लिए, कितना कुछ सोचा है मैंने तेरे लिए। तुझे वहां पर किस लिए भेजा था? इसलिए भेजा था ताकि तू वरदान के आसपास रहे, उसे अपनी खूबसूरती से रिझाए, वो कल्पना को छोड़कर तुझ पर ध्यान दे। जिस जगह कल्पना है, उस जगह पर तुझे होना चाहिए। कल्पना को देख, कितना नाम कितना रुतबा बढ़ गया है उसका वरदान से शादी करने के बाद, जो कि मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। उसकी जगह मैं तुझे देखना चाहती हूँ। वो रुतबा, वो शानो शौकत, वो मान सम्मान, यह सब तुझे मिलना चाहिए, उस कल्पना को नहीं। इसलिए मैंने तुझे वहां पर भेजा था, ताकि तू दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा कर सके। जैसे जैसे लता बोल रही थी, वैसे वैसे पूर्वी और गौरव की आंखें हैरानी से फैलती जा रही थी। गौरव तो बाहर खड़ा था, वो सिर्फ लता को सुन सकता था, देख नहीं सकता था। लेकिन पूर्वी इस वक्त लता की आंखों में एक अलग ही जुनून देख रही थी। कल्पना और वरदान को अलग करने का जुनून, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकती थी। लेकिन पूर्वी ये सब नहीं चाहती थी, किसी कीमत पर नहीं चाहती थी। और वैसे भी वो तो गौरव से प्यार करती थी, बेहद करती थी। लेकिन लता को इस वक्त शांत करना बेहद मुश्किल था, और वो गौरव से मिलकर उसे सब कुछ बताना चाहती थी। उसने फैसला कर लिया था कि वो जल्द से जल्द गौरव से शादी कर लेगी, फिर उसकी माँ की मर्जी हो या ना हो। लेकिन ये सब करने के लिए, यह सब सोचने के लिए उसे थोड़ा वक्त चाहिए था। पर लता के सर पर तो जुनून सवार था। वो एकदम से पूर्वी के पास जाती है और उसके दोनों कंधे पकड़ते हुए, मैंने पूरी जिंदगी गरीबी में निकाल दी है पूर्वी, लेकिन अब नहीं। मैं नहीं चाहती कि जो चीज़ें मैंने भुगती हैं, जो मैंने सहा है, वो मेरी बेटी सहे। तेरे सामने एक बहुत अच्छा मौका है। वरदान बहुत पैसे वाला है, और सबसे बड़ी बात, वो कल्पना से प्यार नहीं करता। उन दोनों का रिश्ता बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, मैंने खुद सुना है। वो बस दुनिया के सामने दिखाते हैं कि वो बहुत खुश हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो दोनों एक दूसरे से तलाक लेना चाहते हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। उस गौरव को छोड़ और उस वरदान को अपने पीछे लट्टू कर, उसे अपने हुस्न से पागल कर। देख, तू सच में कितनी सुंदर है, अच्छी दिखती है। वरदान तो यूं तेरे प्यार में पड़ जाएगा। मेरी बेटी करेगी ना मेरे लिए ये सब? आपकी माँ का सपना पूरा करेगी ना? लता किसी सनकी की तरह बोल रही थी, और इस वक्त पूर्वी को उससे बहुत डर लग रहा था। वहीं बाहर खड़ा गौरव पूर्वी के बोलने का इंतजार कर रहा था, जैसे वो भी उसके मुंह से जवाब सुनना चाहता हो। तभी पूर्वी एकदम से, हाँ माँ, जरूर करूँगी, आपका सपना पूरा मैं करूँगी,
जो आप चाहती हैं वही होगा। मैं करूँगी वरदान और कल्पना को अलग। वो सिर्फ लता को शांत करवाने के लिए ऐसा कह देती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि बाहर खड़ा गौरव सब सुन रहा है। पूर्वी का जवाब सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसका दिल बुरी तरह टूट जाता है। उसका मन तो कर रहा था कि अभी के अभी अंदर जाए और पूर्वी से पूछे कि इतने दिनों से क्या वो उसके साथ नाटक कर रही थी, लेकिन किसी भी चीज़ का ये सही वक्त नहीं था। वो उसका पर्स वहीं फेंकता है और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। अंदर पूर्वी मन में, मुझे माफ़ करना माँ, लेकिन मैं आपके गंदे इरादों को कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। इतना तो मैं जानती थी कि आप कल्पना से और ताऊ जी से चिढ़ती हैं, लेकिन उनके खिलाफ आपके मन में इतना जहर भरा हुआ है, यह मुझे नहीं पता था। मैं जल्द से जल्द गौरव से शादी कर लूँगी और फिर यह समस्या हमेशा के लिए ख़त्म कर दूँगी। पूर्वी का जवाब सुनकर लता का चेहरा खुशी से खिल जाता है। शाबाश मेरी बच्ची, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। बस अब कल से तू वरदान के घर जाएगी, उसका ध्यान रखेगी, उसकी केयर करेगी और जितना हो सके कल्पना को उससे दूर ही रखेगी। अब तू अंदर चल, मैं तुझे समझाती हूँ कि क्या करना है। खुशी से चहकते हुए वो उसे अपने साथ ले जाती हैं और बेमन से पूर्वी उनके साथ चल पड़ती है। लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ गौरव घूम रहा था। वो एक बार उससे मिलना चाहती थी, सब कुछ बताना चाहती थी और फिर वो उसी वक्त उससे शादी करना चाहती थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि सब कुछ बिखर चुका है। उधर गौरव गुस्से से गाड़ी चला रहा था और उसकी आंखों के सामने पूर्वी का चेहरा और कानों में उसके शब्द घूम रहे थे। पूर्वी का प्यार, उसकी सादगी, उसकी सच्चाई, एकदम से सब उसके लिए जैसे बेईमानी सी हो गई थी। उसे कुछ नजर आ रहा था तो सिर्फ लालच से भरी हुई पूर्वी, जो उसकी नज़र में आज तक उसके साथ नाटक कर रही थी। हम कह सकते हैं कि उसके सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। तभी उसका फ़ोन रिंग करता है, जो कि पूर्वी का था। उधर पूर्वी, वो उसे फ़ोन कर रही थी ताकि वो एक बार उससे मिले, उसे सच बताए, लेकिन गौरव एक बार भी उसका फ़ोन नहीं उठाता। उल्टा वो अपना फ़ोन बंद कर देता है और वहीं गाड़ी की सीट पर पटक देता है। ओह गॉड! ये लड़का फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा? बेचैनी से बोल रही थी पूर्वी, लेकिन उसे नहीं पता था कि गौरव को उसके खिलाफ बहुत बड़ी गलतफ़हमी हो चुकी है। दूसरी तरफ कल्पना अपना और वरदान का खाना लेकर ऊपर आती है। वरदान भी बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहा था। कल्पना अंदर आती है, अंदर से दरवाज़ा बंद करती है। वरदान बिस्तर पर बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था। कल्पना खाने की प्लेट उसके सामने रखती है और फिर वो भी उसके पास आकर बैठ जाती है और दोनों एक ही प्लेट में खाना खाने लगते हैं। वरदान खा कम रहा था और उसे ज़्यादा देख रहा था। इस वजह से कल्पना को बहुत शर्म आ रही थी। वो एकदम से वरदान का चेहरा दूसरी तरफ करते हुए, प्लीज मुझे खाने तो दो ना, ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा। उसकी बात सुनकर वरदान मुस्कुरा उठता है। वो एकदम से उसके पास जाते हुए, मेरा मन तो कर रहा है कि तुम्हें ही खा जाऊं, लेकिन कोई बात नहीं, तुम चाहती हो तो कल से ही हम अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। इसके बाद दोनों साथ में खाना खाते हैं, अपनी प्यार भरी बातें करते हुए। कितना वक्त गुजर जाता है दोनों को होश ही नहीं रहता और दोनों बातें करते करते वहीं एक दूसरे के बेहद करीब सो जाते हैं। लेकिन दो लोग थे जो पूरी रात नहीं सोए। गौरव ने तो इतनी ज़्यादा शराब पी ली थी कि वो इतना ज़्यादा पागल हो चुका था कि उसे कोई होश ही नहीं था। और उधर पूर्वी ने बेचैनी से पूरी रात काट दी थी कि उसका फ़ोन क्यों नहीं लग रहा। खैर सुबह हुई। सुबह की पहली किरण के साथ ही कल्पना उठ जाती है। वो अंगड़ाई लेते हुए उठती है। जैसे ही वो उठती है तो नजरें जाती हैं वरदान पर, जो कि प्यार से उसे निहार रहा था, वो भी न जाने कब से। कल्पना उसकी तरफ देखती है और फिर शरारती मुस्कान के साथ अंगड़ाई लेते हुए, बड़ी प्यारी नींद आई। वरदान ने एकदम से अपनी एक बाजू उसकी कमर के आसपास लपेटता है और फिर उसे बिस्तर पर गिराता है और फिर उसके ऊपर आते हुए, अच्छा जी, यहाँ मेरी नींद चुराकर मैडम को बड़ी प्यारी नींद आई। ये तो बहुत गलत बात है। कोई बात नहीं, जितना इतराना है इतरा लो, जितना मुझे तंग करना है कर लो। आज रात सब वसूलने वाला हूँ मैं। ये कहता हुआ वो अपने होठ उसके कान पर रखकर बड़े प्यार से चूम लेता है। कल्पना का तो रोम रोम सिहर उठता है उसके इस तरह छूने से। उसकी दोनों बाहें कब वरदान की पीठ पर कस जाती हैं उसे पता ही नहीं चलता और वो मदहोशी से वरदान, कल्पना का यूं मदहोशी से वरदान बोलना वरदान को और भी ज़्यादा पागल कर देता है।
वो एकदम से उसे कसकर पकड़ता है और अपने ऊपर करते हुए, जब जब तुम मधोसी से मेरा नाम लेती हो ना कल्पना, तो कसम से जान ले लेती हो मेरी। उसकी शरारत भरी बातें सुनकर कल्पना का गोरा रंग एकदम से गुलाबी हो जाता है और वो आहिस्ता से उसके सीने पर मारते हुए, क्या तुम भी? ऐसे मत बोलो, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। ये कहते हुए वो अपना सर उसके सीने से टिका देती है। वरदान उसे और भी कसकर अपने करीब करते हुए, देखो, तुम ऐसे बार बार मेरे करीब आओगी ना तो मैं बहक जाऊंगा और रात का इंतज़ार बिल्कुल नहीं करूंगा। यह सुनते ही कल्पना को एकदम से याद आ जाता है कि उसे तो पूजा में जाना है, वरदान को लेकर। रंजना वहाँ पर इंतज़ार कर रही होगी। वो एकदम से उठते हुए, हे भगवान, तुम्हारी बातों में तो मैं बिल्कुल ही भूल गई। अब फटाफट से उठो और तैयार हो जाओ। तब तक मैं नीचे जाकर आती हूँ, वरना तुम्हारी बुआ जी चिल्लाएंगी कि कैसी बहू है, एक काम नहीं करती ढंग से, देर से उठती है। कल्पना सुलक्षणा की नकल करते हुए बोल रही थी और बेहद प्यारी लग रही थी। वरदान उसको देखकर हंस पड़ता है। उसे तो याद भी नहीं था कि वो आखिरी बार कब हंसा था, लेकिन जब से कल्पना उसकी ज़िंदगी में आई थी तब से वरदान की ज़िंदगी खुशियों से भर गई थी और अब इनकी खुशियों को कभी किसी की नज़र ना लगे, यही सब लोग दुआ कर रहे थे। उधर संजू फैसला कर लिया था कि वो आज पूजा के बाद अपने घर चला जाएगा। उसने रिंकी से अपने प्यार का इजहार भी कर दिया था। अब देखना यह होगा कि रिंकी क्या करती है। वरदान को नहाने के लिए भेजकर कल्पना जल्दी से नीचे जाती है। जब तक वो नीचे जाती है तब तक सुलक्षणा, रिंकी, संजू सब तैयार हो चुके थे और पूजा में जाने के लिए बस निकल ही रहे थे। सुलक्षणा कल्पना को देखकर, बहू, तुम वरदान के साथ आ जाना, हम लोग पहले जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ पर कोई ज़रूरत हो तो। जी हुआ जी, बस इतना ही बोलती है कल्पना। सुलक्षणा, रिंकी और संजू तीनों वहाँ से चले जाते हैं। बस रह जाते हैं वरदान और कल्पना। कुछ देर बाद वरदान तैयार होकर कल्पना का इंतज़ार कर रहा था। वरदान अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए, और कितनी देर कल्पना, ये कहता हुआ वो सोफे पर बैठ जाता है और अपना सर पीछे टिकाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी कल्पना उसके पास आती है और पीछे से अपनी बाहें उसके गले में डालते हुए उसके माथे से अपना माथा जोड़ देती है। वरदान के होठों पर मुस्कान बिखर जाती है। वो कल्पना के दोनों हाथ पकड़ता है और उसे अपने सामने करता है और फिर आंखें खोलकर उसकी तरफ देखता है। जैसे ही वो उसको देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। लाल साड़ी, बालों का बन बनाकर गजरे से सजाया था, एक ब्याहता की तरह तैयार हुई थी वो, किसी दुल्हन से कम नहीं लग रही थी। वरदान तो खो गया था उसकी खूबसूरती में। तभी कल्पना अपना एक हाथ उसके सामने कर देती है जिसमें सिंदूर की डिब्बी थी। वरदान को समझ नहीं पाता। कल्पना हल्का सा उसके करीब जाते हुए, एक वक्त था जब तुमने ये सिंदूर जबरदस्ती मेरी मांग में भरा था, पर आज मैं चाहती हूँ कि तुम एक बार फिर मेरी मांग भर दो और फिर से मुझे अपना बना लो वरदान। ये कहते कहते वो उसके और भी करीब हो जाती है। वरदान की आंखें झिलमिला जाती हैं और वो एकदम से सिंदूर उसकी मांग में सजा देता है। कल्पना की आंखें खुद बंद हो जाती हैं और उसकी आंखों में भी खुशी के आंसू आ जाते हैं। तभी वरदान की नज़रें उसकी दोनों कलाइयों पर जाती हैं जहाँ कल्पना ने कुसुम के कंगन पहन रखे थे। ये वो कंगन थे जो वरदान ने उसके हाथों में खुद ही पहना दिए थे, लेकिन उस वक्त कल्पना इस रिश्ते को नहीं मानती थी, वरदान को अपना पति नहीं मानती थी, तो उसने ये कंगन निकाल दिए थे। लेकिन आज अपनी सास का आशीर्वाद समझकर, उनका प्यार समझकर, उसने हमेशा हमेशा के लिए कंगन अपनी कलाई में सजा लिए थे। वरदान पूरा खुशी से भर जाता है। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कुसुम उनके साथ है और दोनों को दिल से आशीर्वाद दे रही हैं। वो एकदम से उसके दोनों हाथ पकड़कर चूमते हुए, आज तुमने मुझे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी। मेरी माँ हमेशा से चाहती थी कि उनकी बहू ये कंगन पहने और आज तुमने दिल से इन्हें स्वीकार कर लिया। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। ये कहता हुआ वो एकदम से उसे अपने सीने से लगा लेता है। कल्पना भी अपनी बाहें उसकी पीठ पर कसते हुए, अब से तुम हमेशा खुश रहोगे वरदान, मैं वादा करती हूँ तुमसे। कुछ देर दोनों ऐसे ही एक दूसरे को महसूस करते हैं और फिर पूजा में जाने के लिए निकल जाते हैं। वरदान सिर्फ और सिर्फ कल्पना के लिए वहाँ जा रहा था, बाकी उसका अपने घर जाने का कोई भी मन नहीं था।
और ये बात कल्पना बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। वरदान गाड़ी चला रहा था। कल्पना उसे देखते हुए मन में, भले ही आज तुम मजबूरी से अपने घर जा रहे हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब तुम खुशी खुशी पूरे दिल के साथ मुझे लेकर अपने परिवार के साथ जाओगे और हम सब हमेशा साथ रहेंगे। जहाँ कल्पना ये सब सोचती जा रही थी, वहीं वरदान के मन में कुछ भी नहीं था, ना ही उसके चेहरे पर कोई भाव थे। वो जो भी कर रहा था बस कल्पना की खुशी के लिए कर रहा था, और वो एक बार नहीं, हजार बार उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था। कुछ ही देर में वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। पंडित जी पहले ही आ चुके थे। पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी थी। सिर्फ वरदान और कल्पना के आने का इंतजार था। अगले ही पल वरदान और कल्पना हाथों में हाथ डाले अंदर आते हैं। दोनों साथ में आते हुए कितने प्यारे लग रहे थे। रचना का तो मन कर रहा था कि अभी के अभी दोनों की नज़र उतार दे, लेकिन वरदान के बारे में सोचकर वो चुप हो गई। लेकिन वो खुश थी कि आज बेशक कल्पना की वजह से ही, लेकिन उसका बड़ा बेटा घर पर तो आया। वरदान किसी से कुछ नहीं बोलता, ना किसी की तरफ कोई ध्यान देता है, और सीधा पूजा में बैठ जाता है। जबकि कल्पना आगे बढ़कर रंजना के पैर छूती है, विनोद के पैर छूती है, दोनों का आशीर्वाद लेती है और दोनों से अच्छी तरह मिलती है। वरदान की खास बात थी कि भले ही वो रंजना और विनोद से कोई मतलब नहीं रखता था, लेकिन कभी उसने कल्पना को मना नहीं किया कि उनसे बात नहीं करनी है या उनसे कोई मतलब नहीं रखना है। बाकी सब लोग भी अपने अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। फिर रंजना पंडित जी से, पूजा शुरू कीजिए और मेरे बेटे और बहू की ज़िंदगी से हर मुसीबत को दूर कर दीजिए। पंडित जी पूजा शुरू करते हैं। जैसे जैसे वो पूजा कर रहे थे, वैसे वैसे वरदान अपने अतीत में जा रहा था। इस घर में उसने बचपन बिताया था अपना, अपनी माँ के साथ सुनहरे पल बिताए थे। वो सब उसे याद आ रहे थे, और फिर वो दिन भी उसे याद आ जाता है जिस दिन उसकी माँ इस दुनिया से चली गई थी, उसे छोड़कर चली गई थी। वो कैसे खुद पर काबू कर बैठा था, ये तो बस वही जानता था। कुछ देर बाद पूजा संपन्न हो जाती है। पंडित जी सबको प्रसाद देते हैं। प्रसाद लेने के बाद वरदान कल्पना का हाथ पकड़ते हुए, अब चलो यहाँ से, ये कहते हुए वो उसे अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन रंजना एकदम से दोनों के सामने आते हुए, ऐसे कैसे बेटा, आज इतने दिनों बाद तू घर पर आया है, वो भी पूरा ठीक होकर। मैंने तेरी पसंद का खाना बनवाया है, थोड़ा सा भी नहीं खाएगा? वरदान ने एकदम से, मैंने कहा था कि आपको मेरे लिए कुछ करने के लिए, मैंने बोला था क्या मेरी पसंद का खाना बनवाना? इससे पहले कि वो आगे कुछ बोलता, कल्पना एकदम से कसकर उसका हाथ पकड़ते हुए, ऐसे खाने का अपमान नहीं करते वरदान, माँ इतने प्यार से बोल रही हैं, थोड़ा खा लेते हैं ना प्लीज़, मुझे सच में बहुत भूख लगी है। यह कहते हुए वो उसका हाथ पकड़े हुए उसे खाने की टेबल तक ले जाती है। अब वरदान चाह कर भी कल्पना को तो मना नहीं कर सकता था। वो धीरे से, इस बात का तुम बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाती हो कि मैं तुम्हारी किसी बात को मना नहीं करूँगा। कल्पना भी कहाँ कम थी। वो भी धीरे से, तुम शुक्र करो कि अभी हम घर पर नहीं हैं। अगर घर पर होते हैं तो इस वक्त अपनी बात मनवाने का जो तरीका मुझे आता है ना, मैं वही आजमाती। वो उसे छेड़ते हुए बोलती है और वरदान के गालों को गुलाबी कर देती है। यह पहली बार था जब वरदान शर्मा रहा था, और ये सब देखकर सबके होंठों पर मंद मंद मुस्कान फैली हुई थी। सुलक्षणा रंजना के पास जाकर, अब तू बेफिक्र हो जा, उसे संभालने के लिए कल्पना आ गई है। अब देखना एक दिन यही लड़की सारी गलत फहमी दूर करके तेरे बेटे को तेरे पास लेकर आएगी। आप ठीक कह रही हैं बुआ जी, मुझे भी इसी दिन का इंतजार है। चलिए सब खाना खा लेते हैं। यह कहते हुए सब लोग खाने की टेबल तक पहुंच जाते हैं। रचना कल्पना से, तुम वरदान को परोस दो बेटा, लेकिन कल्पना उसे मना करते हुए, नहीं माँ, आपने इतने प्यार से खाना बनवाया है, अब आप ही परोसिए हमें। और माँ के हाथ में तो कितना स्वाद होता है, कितना प्यार होता है। वो जानबूझकर ऐसा बोलती है क्योंकि वो समझ गई थी कि रंजना वरदान को खाना परोसना चाहती हैं, लेकिन डर के मारे कह नहीं पा रही। रंजना खुशी खुशी वरदान को खाना परोसती हैं। उसके बाद सब लोग खाना शुरू करते हैं। कल्पना जैसे ही एक निवाला खाती है तो खाने की तारीफ करते हुए, वाह, जिसने भी ये खाना बनाया है बहुत स्वाद बनाया है। कौन है वो सेफ? इससे पहले कि रंजना कुछ बोलती, तभी वरदान एकदम से, ये किसी सेफ ने नहीं बनाया है, ये तो मौसी माँ ने बनाया है। मैं जानता हूँ उनके हाथ के स्वाद को, एकदम से बोलता है वरदान,
और सबको हैरान कर देता है, यहाँ तक कि अपने आप को भी, कि कैसे उसने आज रंजना को मौसी माँ बोला और इतने सालों बाद उसे उसके हाथ का स्वाद अभी तक याद है। इतने सालों बाद अपने लिए वरदान के मुंह से मासी माँ सुनकर रंजना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन भाई वरदान थोड़ा सा असहज हो गया था। उसके लिए वहाँ रुकना भारी हो रहा था। वो वहाँ से उठने लगता है, लेकिन कल्पना एकदम से उसका हाथ पकड़कर उसे ऐसा करने से मना करती है। वो आगे कुछ बोलती, तभी उसकी नज़रें दरवाजे पर जाती हैं जहाँ से अरमान चला आ रहा था और उसके साथ एक लड़की थी। वो हैरानी से अरमान, बस इतना ही निकला था उसके मुंह से कि बाकी सब लोग भी उस तरफ देखते हैं। जैसे ही वरदान अरमान को देखता है और उसके साथ उस लड़की को देखता है तो उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। बाकी सबकी आंखें भी हैरानी से बड़ी हो गई थीं, क्योंकि अरमान जिस लड़की को अपने साथ लेकर आ रहा था वो कोई और नहीं, उसकी पत्नी थी, जो इस वक्त दुल्हन के जोड़े में उसके साथ खड़ी थी। और वो कोई और नहीं, वैदेही थी। वैदेही। वरदान के होंठ फड़फड़ाते हैं और उसकी आवाज़ कल्पना के कानों तक भी पहुंचती है। वैदेही का नाम सुनकर वो भी हैरान रह जाती है और उसे याद आता है कि जाने अनजाने में उसने वैदेही को भी कितना गलत समझ लिया था और वो सब अरमान की वजह से हुआ था। वो खुद वैदेही को गलत समझ रहा था। उसने भी वैदेही को बेइज्जत किया था और आज वही वैदेही अरमान की पत्नी के रूप में उसके साथ खड़ी है। कैसे हुआ ये सब? आखिर ऐसा क्या हुआ जो अरमान को वैदेही से शादी करनी पड़ी? सबके दिमाग में यही सवाल घूम रहा था और ख़ास करके वरदान के दिमाग में। वैदेही के वहाँ से अचानक से जाने के बाद उसने वैदेही को कितना ढूंढा। ऐसा नहीं था कि इंडिया आने के बाद उसने वैदेही को ढूंढना बंद कर दिया, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिली और आज मिली इतने समय बाद, तो अरमान की पत्नी के रूप में। जहाँ सब लोग हैरानी से अरमान और वैदेही को देख रहे थे, वहीं अरमान हैरानी से सिर्फ और सिर्फ कल्पना को देख रहा था। सबसे पहले तो उसे वरदान और कल्पना के वहाँ होने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। दूसरी बात, कल्पना के वरदान के साथ होने की उम्मीद नहीं थी। और तीसरी बात, इस तरह दुल्हन के रूप में सजी धजी कल्पना की उम्मीद नहीं थी। ये तो वो कल्पना थी ही नहीं जो वरदान से नफरत करती थी। ये तो कोई और ही कल्पना लग रही थी उसको। वरदान एकदम से उठता है और तुरंत वैदेही के पास जाकर, वैदेही, कहाँ चली गई थी तुम? कितना ढूंढा मैंने तुम्हें। और अचानक से ये शादी। वैदेही जो कब से अपनी नज़र झुकाकर खड़ी थी, उसने किसी की तरफ नहीं देखा था। अचानक से वरदान की आवाज़ सुनकर वो एकदम से सामने देखती है, तो अपने सामने वरदान को देखकर उसकी आंखें झिलमिला जाती हैं। वो वरदान था जिससे वो कभी प्यार करती थी, जिसको उसने अपना सब कुछ मान लिया था और आज भी कहीं ना कहीं वरदान ही उसके दिल में बसा हुआ था। लेकिन वो वरदान वरदान का प्यार उसकी किस्मत में नहीं था। वरदान का यूं एकदम से वैदेही के पास जाना सबको अचंभे में डाल गया, लेकिन सिर्फ कल्पना समझ रही थी कि वो एक दोस्त के नाते उसकी फ़िक्र कर रहा है, उससे सवाल पूछ रहा है। वैदेही कुछ नहीं बोलती, बस उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं और वो अपनी नज़रें झुका लेती है, क्योंकि वो वरदान के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वरदान अभी भी वैदेही से सवाल कर रहा था, लेकिन वैदेही उसके सवालों का कोई जवाब नहीं दे रही थी। वह बस रोए जा रही थी। वरदान का वैदेही से यूँ सवाल करना, उसकी फ़िक्र करना अरमान को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वरदान एकदम से अरमान की तरफ देखता है और थोड़े गुस्से से, तू कुछ बताएगा मुझे कि क्या है ये सब और ये शादी का क्या मतलब है? अरमान एकदम से, मैं आपको कुछ भी बताना ज़रूरी नहीं समझता। ये मेरी ज़िंदगी है, मैं जो मर्ज़ी करूँ। आप कौन होते हैं पूछने वाले? उसकी बात सुनकर वरदान को और भी गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो कुछ बोलता उससे पहले ही कल्पना जल्दी से उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ते हुए, वरदान गुस्सा मत करो प्लीज़। कल्पना कहीं वरदान के पास आना, उसे प्यार से समझाना, उसका हाथ अपने हाथों में लेना, यह सब अरमान के लिए किसी झटके से कम नहीं था। वरदान अपने गुस्से पर काबू पाता है और कल्पना की तरफ देखते हुए, यार तुम देखो ना कल्पना, ये मेरी बातों का सीधे तरीके से जवाब ही नहीं दे रहा। कल्पना का नाम सुनते ही वैदेही की नज़रें तुरंत ऊपर उठ जाती हैं और वो कल्पना की तरफ देखती है। वो कल्पना जो वरदान की पत्नी थी, वो कल्पना जिसे वरदान चाहने लगा था, जो चाहत, जो मोहब्बत वैदेही अपने लिए देखना चाहती थी वरदान की आंखों में,
वो उसे सिर्फ कल्पना के लिए नजर आ रही थी। कल्पना को वरदान के साथ देखकर, उसे उसकी यूं केयर करते हुए देखकर, उसको प्यार से समझाते हुए देखकर वैदेही को मन ही मन बेहद खुशी मिलती है। उसे अच्छा लगता है कि उसने जो वरदान से अपने कदम पीछे खींचे तो वो जायज नहीं गए। वो खुश थी कि चलो वरदान को समझाने वाला कोई तो है, उसकी फिक्र करने वाला कोई तो है, और सबसे बड़ी बात, वरदान कल्पना की बात मान रहा है। ये बहुत बड़ी बात थी उसके लिए, क्योंकि कभी कभी वरदान उसकी बात भी नहीं मानता था। लेकिन कल्पना कुछ कहे और वरदान ना माने, ये तो नहीं हो सकता था। वहीं अरमान हैरानी से कल्पना और वरदान को देख रहा था, क्योंकि वो दोनों के रिश्ते को समझ नहीं पा रहा था। उसे क्या पता था कि उसके पीछे से कितना कुछ हो चुका है, कितना कुछ बदल चुका है। कल्पना वरदान को शांत करते हुए, तुम शांत हो जाओ, मैं बात करती हूँ अरमान से। फिर वो अरमान की तरफ देखकर, अरमान प्लीज, क्या है ये सब? तुमने शादी की है, ठीक है, लेकिन इस तरीके से की है तो सब उसकी वजह जानना चाहते हैं। यहाँ पर सब परेशान है, आखिर कुछ तो बताओ। अब कल्पना कुछ पूछे और अरमान ना बताए तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि उन दोनों की दोस्ती भी कुछ कम नहीं थी। प्यार बेशक एक तरफा था और सिर्फ अरमान की तरफ से था, लेकिन दोस्ती दोनों की तरफ से उतनी ही थी, और वो दोनों भी उतने ही अच्छे दोस्त थे जितने वरदान और वैदेही। कैसी विडम्बना थी, जहाँ अरमान कल्पना से प्यार करता था, पर कल्पना की तरफ से वो हमेशा एक अच्छा दोस्त ही रहा। वहीं वैदेही वरदान से बेहद प्यार करती थी, लेकिन वरदान की तरफ से भी वो दोनों बस दोस्त ही रहे, और आज दोनों का ही प्यार दोनों के सामने खड़ा था और उनसे सवाल कर रहा था। अरमान ने एक नज़र सबकी तरफ देखते हुए, देखिए, मुझे बार बार किसी को कुछ भी नहीं बताना, तो सब एक ही बार में कान खोल कर सुन लें। यह वैदेही है, मेरी पत्नी है। मैंने पूरी रीति रिवाज के साथ इससे शादी की है, और सबसे बड़ी बात, मैं प्यार करने लगा हूँ इसे। यह मुझे लंदन में मिली थी, वहीं मुझे इससे प्यार हो गया। बस इससे ज़्यादा मैं किसी को कुछ भी बताना ज़रूरी नहीं समझता। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वरदान एकदम से उसका हाथ पकड़कर वापस उसे अपने सामने करते हुए, तुम्हारी पत्नी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, इसको कभी कोई तकलीफ मत देना, वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलता है। वहीं अरमान भी उसकी आंखों में आंखें डालते हुए, तो कल्पना भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उम्मीद करता हूँ कि आप भी उसे कभी कोई तकलीफ नहीं देंगे। वरदान अपने पास खड़ी कल्पना का कसकर हाथ पकड़ते हुए, तुम्हारी दोस्त मेरी पत्नी है, मेरा प्यार है, उसकी चिंता करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। वरदान के मुंह से कल्पना के लिए प्यार शब्द सुनकर अरमान तो हैरान हुआ ही था, बाकी सब भी हैरान हो गए थे, क्योंकि वरदान एक ऐसा इंसान था जो बहुत कम बोलता था। अपने मन की भावना वो किसी के सामने व्यक्त नहीं करता था, लेकिन आज वो सरेआम कल्पना को अपना प्यार बता रहा है। ये बहुत बड़ा सरप्राइज था सबके लिए कि वरदान बदल रहा है। अरमान एक नज़र कल्पना की तरफ देखता है, तो बदले में कल्पना पलकें झपकाकर उसे शांत रहने के लिए कहती है। तब उसे कल्पना की आंखों में वरदान के लिए वो प्यार नजर आता है जो वो हमेशा से अपने लिए देखना चाहता था। वो हैरान था कि कल तक जो कल्पना वरदान से नफरत करती थी, इस रिश्ते से आज़ादी पाना चाहती थी, आज वो खुशी खुशी उसकी पत्नी बनकर उसके साथ रह रही है और उससे मोहब्बत भी करने लगी है। और वो ये सब जानना चाहता था कि कब, कैसे और क्यों। और उसकी ये मनोदशा कल्पना भी अच्छी तरह समझ रही थी, लेकिन अभी कुछ भी बातचीत करने के लिए सही वक्त नहीं था। जहाँ अरमान कल्पना से अकेले में बात करना चाहता था, उसका हालचाल पूछना चाहता था, वहीं वरदान भी वैदेही से अकेले में बात करना चाहता था। लेकिन दोनों को लड़ने से फुर्सत मिले तब ना, कल्पना एकदम से दोनों के बीच में आते हुए, क्या तुम दोनों बच्चों की तरह लड़ रहे हो? उसकी बात सुनकर दोनों ही चुप हो जाते हैं और अपनी अपनी नजरें फेर लेते हैं। कल्पना रंजना की तरफ देखते हुए, माँ, बहू आई है घर में, उसकी आरती तो उतारिए। यह सुनते ही रंजना एकदम से होश में आते हुए, बिल्कुल सही कहा तुमने, मैं तो इन दोनों के झगड़े में हमेशा ही पागल हो जाती हूँ। मैं अभी आरती की थाली लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो जल्दी से पूजा घर में जाती हैं और फिर आरती की थाली लेकर आती हैं और फिर अरमान और वैदेही की आरती उतारती हैं। वैदेही को तो ये था कि पता नहीं अरमान की फैमिली कैसी होगी, उसे स्वीकार करेगी या नहीं, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस घर में उसे भरपूर प्यार मिलने वाला है। पर अरमान का प्यार उसे मिलेगा या नहीं, ये कहना मुश्किल है।
वैदेही आगे बढ़कर रंजना के पैर छू लेती है और फिर रंजना उसे सुलक्षणा, विनोद और बाकी सबसे मिलवाती हैं। सबको बिजी देखकर वरदान कल्पना का हाथ पकड़ता है और बिना उसकी कोई बात सुने, अब चलो यहाँ से, इतना कहकर वो उसे अपने साथ ले जाता है। यह सब देखकर अरमान बहुत ज़्यादा हैरान था। वो एक नज़र वैदेही को देखता है जो कि रंजना के साथ बिजी थी। वो उसे वहीं छोड़कर ऊपर अपने कमरे में चला जाता है। कुछ देर बाद रंजना देखती है कि वरदान कल्पना को लेकर वहाँ से जा चुका है और अरमान भी ऊपर अपने कमरे में चला गया है। वो समझ गई थी कि जो कुछ भी अरमान ने बताया वो उतना आसान नहीं है जितना उसने बता दिया। बात कुछ और ही है। फिर वो वैदेही को उस कमरे में ले जाते हुए, चलो बेटा तुम थोड़ा आराम कर लो, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। इसके बाद वो वैदेही को ऊपर कमरे में छोड़ आती हैं। अरमान उस वक्त बाथरूम में था। वैदेही कमरे के अंदर आती है और परेशान सी सोफे पर बैठ जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी ज़िंदगी ने उसे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। कहाँ तो उसने सोचा था कि वो वरदान की जगह किसी को नहीं देगी। चलो वरदान से उसकी शादी नहीं हुई तो ना सही, लेकिन वो हमेशा उसकी दोस्त बनकर रहेगी, कभी शादी नहीं करेगी। लेकिन हालात ऐसे हो गए कि उसे अरमान के साथ शादी करनी पड़ी। ये सब सोचकर ही उसका सर दर्द करने लगा था। वो अपना सर पकड़कर वहीं बैठ जाती है। इतने में अरमान बाहर आता है और वैदेही की तरफ देखकर वो नीचे, प्यार वाली बात मैंने यूं ही कह दी थी, तुम किसी गलत फहमी में मत रहना कि मैं तुमसे प्यार करूंगा। अरमान की बातें वैदेही के गुस्से को हवा दे गई थी। वो गुस्से से उसकी तरफ देखती है और उसे उसी टोन में जवाब देते हुए, तो मैं मरी नहीं जा रही तुम्हारे प्यार के लिए, और ये जो कुछ भी हुआ है ना, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, वरना मैं तो तुम्हारी शक्ल भी ना देखूं। ये सुनते ही अरमान गुस्से से उसके पास आते हुए, हाँ हाँ, मैं तो जैसे मरा जा रहा हूँ तुम्हारी शक्ल देखने के लिए। मैं तुम्हें इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ क्योंकि मेरी वजह से तुम मुसीबत में फंस गई थी। अपनी गलती सुधारने के लिए मैंने तुमसे शादी की है, लेकिन अपनी हद में रहना तुम। इस घर में तुम्हें सब कुछ मिलेगा, मान सम्मान, रुपया पैसा, जो तुम करना चाहो उसकी आज़ादी, मेरे माता पिता का भरपूर प्यार, लेकिन मुझसे दूर रहना तुम। वो उसे उंगली दिखाते हुए बोलता है। बदले में वैदेही मुंह बनाते हुए, आना भी कौन चाहता है तुम्हारे जैसे जाहिल के पास। अपने लिए जाहिल शब्द सुनकर अरमान और भी ज़्यादा भड़क जाता है। वो गुस्से से 2 कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए, तुमने मुझे जाहिल कहा? वैदेही एकदम से, तुम्हारे कान खराब हैं क्या जो एक ही बात को 2-2 बार पूछ रहे हो, या अपनी तारीफ सुनने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है तुम्हें? अरमान गुस्से से, यूँ ये कहता हुआ वो जैसे उसकी तरफ बढ़ता है, तभी उसका पैर नीचे कारपेट में उलझ जाता है और वो एकदम से गिरता है वैदेही के ऊपर, और वैदेही पीछे सोफे के ऊपर, वैदेही नीचे और अरमान उसके ऊपर। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।